हेलो ट्रेडर्स। एक जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें कमेंट आई थी कि अगर कोई स्टॉक मार्केट में बिगिनर है और उसको फंडामेंटल एनालिसिस चेक करना है तो ऐसे कौन से बेसिक पैरामीटर्स है जितना अगर हम चेक करें तो किसी भी बिजनेस को इवोल्यूट करने के लिए इनफ है। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर हम बनाने वाले हैं। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको फंडामेंटल एनालिसिस का पता है कि उसमें क्या क्या देखना चाहिए, वो लोग ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और लेकिन जो लोग अभी अभी स्टॉक मार्केट में एंटर हुए हैं और उनको फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली हमें क्या क्या देखना चाहिए वो अगर समझना है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो अब आप मेरी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं कि हमने कोफोर्ज का स्क्रीनर के ऊपर पूरा डेटा ओपन करके रखा है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, तो फर्स्ट हम पेज वाइज ही जाएंगे और एकदम इजी तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले है हमें देखना पड़ेगा उसका आरओसी एटलीस्ट 20 से ज्यादा होनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी वो 15 to 20 ओके है, 15 से ज्यादा होगी तो बेटर है। प्लेजिंग परसेंटेज अगर 0 होगा तो बेस्ट है। मैं ऐसे ही स्टॉक में काम करती हूँ जिसमें प्लेजिंग परसेंटेज 0 ही होते हैं, राइट। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा पीईजी रेशियो आपका 1 या 1 से कम होना चाहिए। 1 से ज्यादा है तो भी वो बुरी बात नहीं है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं। कोई भी एक चीज पकड़ के हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, राइट। वो एक पजल के जैसा है जिसमें बहुत सारे पीसेस मिलके पूरी पिक्चर बनाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि भाई पीईजी रेशियो इसका 2 है तो मैं इसमें काम नहीं करूंगी। और भी सारे पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए, लेकिन आइडियली जो पीईजी रेशियो है या 1 या 1 से कम हमें चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी आपका जीरो या तो 0 से थोड़ा बहुत ऊपर चलेगा। इसका मतलब होगा कि आपकी कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, राइट। 0 के आजू बाजू चाहिए, 0 to 1 से नीचे, लेस देन 1 हमें आइडियली चाहिए। तो ये पेज के ऊपर आपको बस इतना देखना है। आरओसी आपका 20 से ऊपर, आरओई 15 से ऊपर। देन आपका प्लेजिंग परसेंटेज 0 है तो बेस्ट है। डेब्ट टू इक्विटी आपका लेस देन 1 चाहिए। पीईजी रेशियो 1 या 1 से कम है तो बेस्ट है। थोड़ा ज्यादा रहेगा तो हम बाकी के पैरामीटर्स भी चेक करने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे, ये वाला। यहाँ पे हमें पीई रेशियो देखना है। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है दैट इज मीडियन पीई। तो आप जब भी किसी स्टॉक के अंदर काम करना चाहो तो जो आपका अभी का पीई होगा वो मीडियन पीई से नीचे होना चाहिए। कौन से टाइम ड्यूरेशन में, तो 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ और 1 मंथ। अभी कोफोर्स के केस में अभी क्या हुआ, 1 मंथ का जो पीई है वो मीडियन पीई से ऊपर आ चुका है, राइट। फिर हम आगे चलेंगे। आगे हमें डायरेक्ट जाना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, सेल्स देखनी है। सेल्स हमारी ईयर बाय ईयर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब देखो यहाँ पे कितना है, 2372, उसके बाद 2688, उसके बाद 2802, ऐसे ही बढ़ती हुई है, राइट, इंक्रीज हो रही है। तो ये बेस्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए कि इसका सेल्स है वो YoY इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और अभी का जो रिसेंट है वो हाईएस्ट एवर है। सिर्फ सेल्स नहीं देखनी, हमें सेल्स ग्रोथ भी देखना है। सेल्स ग्रोथ भी आपका या तो स्टेडी चाहिए या तो इंक्रीजिंग चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मार्च 24 में ये 24 से घट के 12 हो गया था, हाफ हो गया था सेल्स ग्रोथ। तो इसका इम्पैक्ट आपका स्टॉक के ऊपर भी पड़ा ही होगा। फिर यहाँ से वापस 33 हो गया, अभी 36 है। 36 अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर नहीं है, लेकिन ये बड़ा है, मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले अभी सेल्स ग्रोथ उसका इंक्रीज हुआ है, तो ये ओके है। देन हमें देखना है नेट ओपीएम देखना है। ओपीएम भी आपका इंक्रीजिंग होगा तो बेस्ट है। ये केस में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हाईएस्ट एवर है अभी का। देन हमें देखना है नेट प्रॉफिट भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए और हाईएस्ट एवर होगा अगर रिसेंट ईयर का या तो टीटीएम का तो वो बेस्ट है। ईपीएस भी अगर आपका हाईएस्ट एवर है तो बेस्ट है, राइट। तो ये पेज पे हमें क्या देखना है, सेल्स आपका ऑल टाइम हाई होना चाहिए, ओपीएम आपका ऑल टाइम हाई होना चाहिए, नेट प्रॉफिट और ईपीएस, ये 4 जो है वो ऑल टाइम हाई पे अगर हमें मिल जाए तो वो बेस्ट है किसी भी कंपनी के अंदर ट्रेड करने के लिए। देन बैलेंस शीट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें 2 चीजें देखनी है, 2 या 3 चीजें। एक तो आपका जो रिजर्व है वो इंक्रीज होना चाहिए, मतलब कि कंपनी अपने पैसों को बचा के एक्सपेंशन कर रही है, बचा के आगे बढ़ रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जो रिजर्व है वो आपका बढ़ता हुआ है तो अच्छी बात है। जो बोरोइंग्स है, मतलब कि डेब्ट है, कंपनी का कर्जा है, वो घटता हुआ होना चाहिए या तो रिजर्व के मुकाबले बहुत कम होना चाहिए,
तो ये केस में है तो अच्छी बात है। देन टोटल एसेट्स है वो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। अब ये केस में देखिए अभी के टोटल एसेट्स है वो हाईएस्ट एवर है, राइट। तो बैलेंस शीट में हमें क्या देखना है, रिजर्व आपका बढ़ता हुआ होना चाहिए, जो बोरोइंग्स है वो घटती होनी चाहिए, या तो बड़ी है तो फिर आपको इसको एक्सपांड करके देखना है कि कौन से केस में क्यों बड़ी है, राइट। वो फिर आपका स्टेप 2 एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी आपको ये देखना है कि आपका कर्जा घट रहा होना चाहिए और आपका जो रिजर्व है वो बढ़ता होना चाहिए, और जो टोटल एसेट्स है वो हाईएस्ट एवर चाहिए या तो फिर बढ़ते हुए होने चाहिए। अगर कम हो रहे हैं तो फिर आपको और डिगिंग करनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है इसमें। देन नेक्स्ट अगर हम जाएंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो में जो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग इसको नहीं देखते हैं लेकिन ये देखना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है वो एटलीस्ट आपका पॉजिटिव चाहिए, राइट। ये केस में हाईएस्ट एवर भी है और पॉजिटिव भी है तो वो अच्छी बात है। देन अब आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, अब ये केस में प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, जीरो है, तो वो कोई इश्यू की बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी कंपनीज में। तो अगर प्रमोटर होल्डिंग है तो या तो स्टेडी होनी चाहिए या तो इंक्रीजिंग होनी चाहिए। मतलब कि अगर प्रमोटर के पास 25% होल्डिंग है तो वो या तो 25 ही रहनी चाहिए, सालों तक कांस्टेंट रहनी चाहिए, या तो 25 से बढ़नी चाहिए। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, तो वो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्यों सेल किया उन्होंने। अगर वो अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं तो वो एक ही उसका रीजन है कि उनको कंपनी के अंदर कुछ अच्छा पॉजिटिव फ्यूचर दिख रहा है, तो वो एक अच्छा पॉइंट है। तो प्रमोटर की होल्डिंग या तो स्टेगनेंट चाहिए या तो इंक्रीजिंग चाहिए। FII की होल्डिंग आपको अच्छी खासी उसमें होनी चाहिए। अभी ये केस में आप देखोगे तो 65-68% के आसपास है, तो बहुत अच्छी बात है, राइट। और पब्लिक में अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो उसके अंदर आपको ये दो एंटिटी दिख रही है, दोनों की होल्डिंग है, दोनों एंटिटी की होल्डिंग है 13% और 8%, मतलब कि 22% के आसपास ये है। तो उसको स्ट्रांग हैंड्स बोलते हैं, जो लोगों ने करोड़ों रुपए इसमें लगाए हैं। तो हमें क्या करना है, जो पब्लिक होल्डिंग का फिगर है यहाँ पे विच इज 32.26, उसके अंदर से ये जो स्ट्रांग हैंड्स है उसको माइनस करना है, दैट इज 13.24 माइनस 8.59, तो 10% के आसपास इसमें नॉर्मल रिटेलर्स की होल्डिंग है, तो वो अच्छा है। अगर रिटेलर्स की होल्डिंग 10 से 15% के आसपास है दैट इज बेटर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको क्या क्या देखना है, प्रमोटर की होल्डिंग अगर हो तो वो या तो स्टेगनेंट चाहिए या तो इंक्रीजिंग चाहिए। FII की होल्डिंग अगर स्ट्रांग होगी 25, दोनों का मिला के अगर प्रमोटर होल्डिंग के आसपास या उससे ज्यादा होता है तो उसको स्ट्रांग बोली जाती है। और जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें से जो टोटल होगा उसके अंदर से आपको स्ट्रांग हैंड्स को माइनस करना है, तो उतनी फिर रिटेलर्स होगी, तो वो रिटेलर्स की जो होगी वो 10-15 के आसपास होगी तो एक्सेप्टेबल है, राइट। नॉर्मल रिटेलर्स 20-30% से ज्यादा होगा तो फिर वो हमें देखना पड़ेगा, राइट, क्वेश्चन लेना पड़ेगा उसके केस में। तो बस इतना ही है। अगर आप किसी इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हो तो आपको इतने इतने पॉइंट्स चाहिए, ROC 20 से ऊपर, ROE 15 से ऊपर, प्लेज परसेंटेज 0 होगा तो बेस्ट है, डेप्ट इक्विटी लेस देन 1, PEG रेशियो 1 या 1 से कम, अगर ज्यादा है तो भी एक्सेप्टेबल है, फिर और पैरामीटर्स देके आप डिसीजन ले सकते हो। चार्ट के अंदर जाके आपको PE रेशियो देखना है, वो मीडियन PE से नीचे होना चाहिए ऑलमोस्ट सभी टाइम फ्रेम में। कोफर्स में अभी बढ़ चुका है लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा है, राइट, थोड़ा पास में ही है, तो लेकिन इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप जाओगे तो आपको सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और EPS ये हाईएस्ट एवर चाहिए रिसेंट ईयर या तो TTM में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, हाईएस्ट एवर होगा तो बेस्ट है। और मैं ऐसे ही स्टॉक में ज्यादातर ट्रेड लेती हूँ जिसका ये जो 4 पैरामीटर एटलीस्ट वो हाईएस्ट एवर है। देन बैलेंस शीट में हमें रिजर्व बढ़ते हुए होने चाहिए और उसके मुकाबले जो बोरोइंग्स है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए, डेब्ट फ्री कंपनी हम कह सके ऐसा होना चाहिए, और टोटल एसेट्स आपके बढ़ते होने चाहिए कंपनी के। कैश फ्लो में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी एटलीस्ट पॉजिटिव और हाईएस्ट एवर चाहिए, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रमोटर या तो स्टेडी या तो बढ़ाते हुए अपना स्टेक बढ़ाते हुए होना चाहिए, और FII की होल्डिंग भी अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए, और पब्लिक में स्ट्रॉन्ग हैंड्स ज्यादा होने चाहिए। सिर्फ जो रिटेलर्स है वो 10 से 15% होगा तो चलेगा। तो बस सिर्फ आप इतने पैरामीटर्स भी अगर देखोगे तो आप किसी भी कंपनी को फंडामेंटली अच्छे से एनालाइज कर सकोगे। अब ये बात हो गई आपकी जो जनरल कंपनीज होती है उसके बारे में, लेकिन जो बैंक्स और NBFC होती है उसमें हम
सिर्फ आरओ या आरओसी वो सब देख के डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें हमें पीबी वैल्यू देखनी चाहिए। अब उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो ये वाला वीडियो है व्हाट टू चेक व्हाइल एनालाइजिंग एनी बैंक। इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया है कि किसी बैंक या एनबीएफसी को अगर हमें देखना है तो कैसे देखना चाहिए, तो ये वीडियो को आप रिफर कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू चेक फंडामेंटल इन स्टॉक। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस बिगिनर स्टेज पे हमें कैसे करना चाहिए वो है। आगे चल के फिर आप इसमें फेयर वैल्यू ये वो ज्यादा पैरामीटर्स देख सकते हो, लेकिन अगर आपने अपनी जर्नी को अभी अभी स्टार्ट किया है तो इतना आप देख के चलोगे तो भी आपके लिए इनफ है। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर कर लेंगे। और हाँ, एक और बात, ये जो कोफोर्ज का हमने डिस्कशन के लिए स्टॉक लिया है वो मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।